बाहर से गुफा, अंदर से आलीशान ससुराल। एक बहुत ही छोटा घर है। प्रेरणा और नंदिनी जमीन पर बैठकर गेहूं साफ कर रही हैं। उफ दीदी, मेरी तो कमर ही टूट गई सीलन भरे डिब्बे में। समझ नहीं आता ये हमारा घर है या कोई काला पानी की सजा। सांस लेने की भी जगह नहीं है यहाँ। धीरे बोल नंदिनी, माँ बापू सुन लेंगे तो उनका दिल कितना दुखेगा। तुझे तो पता है ना, बापू की पेंशन में बस बमुश्किल राशन ही आ पाता है। और वैसे भी लड़कियों का अपना घर मायका कहाँ होता है। हमारा असली घर तो हमारा ससुराल ही होगा ना। दीदी, मेरा कोई कपूर खानदान जैसी रईसी का सपना नहीं है। मुझे कोई बड़ा महल नहीं चाहिए। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि शादी के बाद ससुराल में मेरा अपना एक अलग कमरा हो, थोड़ी प्राइवेसी हो। क्या मेरा एक छोटे से कमरे का सपना बहुत बड़ा है दी? नहीं मेरी पागल बहन, हर लड़की का हक है ये। और देख लेना, बाबू हमारे लिए जो भी घर ढूंढेंगे वो भले ही अंबानी का ना हो, पर वहाँ दीवारें पक्की होंगी और हमारा अपना एक कमरा जरूर होगा। बस तू पॉजिटिव सोच। दीदी, आपको यकीन है कि हमारा ऐसा ही घर होगा जहाँ हमारा एक अलग से बड़ा रूम होगा, हम दोनों उसमें बैठेंगे और बातें करेंगे? जरूर होगा मेरी बहन, बस थोड़ा सब्र रख। और वैसे भी जो हमारी किस्मत में लिखा है हमें वही मिलेगा। अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा मिलेगा, और अगर कुछ बुरा लिखा होगा तो वही मिलेगा। लेकिन जो भी मिले हम सब में एडजस्ट कर लेंगे। सही कहा दीदी, हम सब में एडजस्ट कर लेंगे। प्रेरणा और नंदिनी के घर मेहमान बैठे हैं। ये लड़के वाले हैं कोमोलिका, अमरीश, माया और दो बेटे राज और प्रेम। सभी ने बहुत ही साधारण बल्कि थोड़े पुराने कपड़े पहने हैं। प्रेरणा और नंदिनी ट्रे में चाय लेकर आती हैं। देखिए सुमित्रा जी, मैं सीधी बात करने वाली औरत हूँ। हमें कोई अनुपमा जैसी सर्वगुण संपन्न और करोड़पति बहू नहीं चाहिए जो हमारे सिर पर नाचे। हम ठहरे सीधे साधे गरीब लोग, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाते हैं। हमें तो बस ऐसी लड़कियाँ चाहिए जो हमारी बराबरी के घर में बिना नखरे किए एडजस्ट कर ले। अरे बहन जी, आपने तो मेरे सीने से पहाड़ी उतार दिया। हम भी कोई रईस थोड़े ही हैं। यह रिश्ता तो एकदम बराबरी का है। हमारी बेटियां बहुत समझदार हैं, आपके घर को अपना घर समझ कर रहेंगी। इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है। हमें रिश्ता मंजूर है। दीदी, ये लोग तो हमारे बापू से भी गए गुजरे लग रहे हैं। इनके कपड़े देखो, मुझे तो लग रहा है इनके घर में कमरा तो दूर, ढंग की छत भी नहीं होगी। मेरे अलग कमरे वाले सपने का तो आज ही दी एंड हो गया दी। समय बीत जाता है। प्रेरणा और नंदिनी की शादी हो जाती है। विदाई का वक्त है। ससुराल ही अब तुम्हारा तीर्थ है मेरी बच्चियों। घर चाहे कैसा भी हो, उसे स्वर्ग बनाना औरत का ही काम होता है। कभी बापू की नाक मत कटने देना, जहाँ सुखी रहो। विदाई के बाद दोनों बहनें राज और प्रेम के साथ एक बहुत ही खटारा सी टैक्सी में बैठती हैं। टैक्सी घने जंगल के सामने आकर रुकती है। दीदी, ये टैक्सी यहाँ क्यों रुकती है? प्रेम जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ उल्लू और चमगादड़ की आवाजें आ रही हैं। बस थोड़ा ही दूर है। हमारा घर आबादी से थोड़ा हटकर है। हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? राज, प्रेम, अमरीश और कोमोलिका गाड़ी से उतरते हैं। प्रेरणा और नंदिनी भी डरते डरते बाहर आती हैं। सभी पैदल चलना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद एक जगह रुकते हैं। अमरीश झाड़ियों के पास जाता है और वहां रखे कुछ बड़े बड़े लकड़ी के फट्टों और कांटेदार टहनियों के जाल को हटाता है। पीछे एक पुरानी गुफा है। ये क्या है ससुर जी? आप हमें इस आदिवासियों वाली गुफा के पास क्यों लाए हैं? घर कहाँ है हमारा? यही है हमारा घर बहू। एक वक्त था जब हमारा भी शहर में नाम था, प्रॉपर्टी थी, लेकिन राहु केतु की ऐसी दशा बैठी कि बिजनेस डूब गया और सब कुछ नीलाम हो गया। पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हम। कर्जदारों से जान बचाने के लिए हमें इस जंगल की पुरानी गुफा में आसरा लेना पड़ा। मतलब हमें पूरी जिंदगी इस पत्थर की गुफा में रहना होगा जहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। पर आपने हमारे बापू को ये बात क्यों नहीं बताई? आपने तो कहा था आपका घर है। ओ महारानी, घर ही तो है ये, छत है ना ऊपर। या तुम्हारे बापू ने तुम्हें मन्नत में विदा किया था जो तुम्हें यहाँ मार्बल का फर्श चाहिए? अब जो है सो यही है। चुपचाप अपना मुंह बंद करो और अंदर चलो। अब तुम्हारी डोली यहाँ आई है तो अर्थी भी यहीं से उठेगी। चलो अंदर। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ती हैं और कांपते हुए गुफा के अंदर जाती हैं। अंदर कच्ची उबड़ खाबड़ मिट्टी की दीवारें थी और एक बड़ा सा खुला हॉल है। एक कोने में रसोई बनाई गई है। लो देख लो अपना राजमहल। ये जो बीच में बोरे बिछे हैं, यहाँ मैं, तुम्हारे ससुर जी और माया सोएंगे। और वो जो 2 छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं ना, वो तुम दोनों महारानियों के हैं। मम्मी जी, वो पीछे इतना बड़ा और भारी लकड़ी का दरवाजा क्यों है? तुम्हारी जासूसी अभी से शुरू हो गई। वो कबाड़ खाना है, पुराने जमाने का है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, समझी? रात का समय हो जाता है। गुफा में अंधेरा है, बस एक मिट्टी का दिया जल रहा है। प्रेरणा और नंदिनी अपने उस छोटे से कच्चे कमरे में एक चटाई पर लेटी हैं। बाहर से जंगली जानवरों के रोने और डरावनी आवाजें आ रही हैं। दीदी,
मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर कैसी भयानक आवाजें आ रही है और ये चटाई ये नीचे से गीली है दीदी। मुझे लग रहा है मेरे पैर पर कोई कीड़ा या बिच्छू रेंग रहा है। शांत हो जा नंदिनी, कुछ नहीं है, हम दोनों साथ है ना। बस आंखें बंद कर ले और भगवान का नाम ले। नींद कैसे आएगी दीदी? मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ। क्या हमारी पूरी उम्र ऐसे ही कटेगी? दोनों बहनें उस रात सोती नहीं है। अगली सुबह कोमोलिका नंदिनी और प्रेरणा को डांटती है। अरे ओ कुंभकर्ण की चच्चियों, अभी तक सो रही हो? उठो और नदी से पानी भर कर लाओ। प्रेरणा और नंदिनी बिना कुछ खाए पिए घड़े उठाकर नदी की तरफ चल पड़ती हैं। नदी गुफा से बहुत दूर थी, पथरीला रास्ता था। रास्ते में चलते चलते अचानक नंदिनी की सैंडल टूट जाती है। आउच दीदी, मेरी सैंडल टूट गई। अब मैं नुकीले पत्थरों पर कैसे चलूंगी? ये तो पैरों में चुभ रहे हैं। तू रो मत छोटी, ले तो मेरी चप्पल पहन ले, मैं चलूंगी नंगे पाँव। नहीं दीदी, मैं नंगे पाँव चलूंगी, तुम रहने दो। दोनों बहनें किसी तरह घड़े भरकर वापस गुफा तक पहुंचती हैं। उनके चेहरे धूप से लाल हो चुके हैं। गुफा में पहुंचते ही वो देखती हैं कि रसोई का वो मिट्टी वाला चूल्हा टूटा हुआ है। भाभियों, ये चूल्हा टूट गया था रात को, इसे मिट्टी से लीप कर ठीक कर लो। और हाँ, मेरे पेट में ना चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो। माया, चूल्हा तो मैं जोड़ लूंगी, पर यहाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ तो है ही नहीं। क्या तुम बाहर जाकर लकड़ी ला दोगी? मैं और लकड़ियाँ काटूंगी? कभी नहीं। तुम दोनों घर की बहुएं हो। बाहर कोने में कुल्हाड़ी रखी है, जाओ जाकर खुद काटो। यहाँ कोई स्विगी या जोमैटो नहीं आता जो बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। प्रेरणा और नंदिनी चुपचाप कुल्हाड़ी उठाती हैं और बाहर जाकर लकड़ियां काटती हैं। उनके नाजुक हाथों में कुल्हाड़ी के हैंडल से छाले पड़ जाते हैं। वो मिट्टी से चूल्हे को जोड़ती हैं और खाना बनाती हैं। लकड़ियां गीली होने की वजह से बहुत धुआं होता है। उनकी आंखें धुएं से लाल होकर सूज जाती हैं। इतनी तकलीफ और दर्द के बावजूद वो दोनों सबको खाना परोसती हैं और खुद बाद में खाती हैं। इतना सब कुछ तो हमने अपने मायके में भी नहीं किया था जितना यहाँ करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिन दोनों बहनों के लिए किसी नरक से कम नहीं होते। रोज वही धुएं वाला चूल्हा, वही नंगे पांव वाला पानी लाना, जमीन पर बैठना और सास नंद के ताने सुनना। रात का समय था। प्रेरणा और नंदिनी अपने उसी कच्चे कमरे में बैठी हैं और दोनों बहुत दुखी थी। दीदी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे हाथ देखो, लकड़ियां काट काट कर कट गए हैं। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। दीदी, हमने तो एक कमरे का सपना देखा था, यहाँ पर तो जानवरों से भी बदतर हालत है। क्या हम भाग चले यहाँ से? चलो वापस अपने घर चलते हैं। दीदी, पागल हो गई है क्या नंदी? वापस कर। तुझे पता है समाज क्या कहेगा? लोग बापू को ताने मार मार कर मार डालेंगे कि बेटियां ससुराल से भाग आई। बापू की नाक कट जाएगी। वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर दीदी, हम यहाँ घुट घुट कर मर जाएंगे। हम नहीं मरेंगे छोटी, हम लड़कियां हैं। हम हालात से लड़ना जानती हैं। अगर भगवान ने हमारी किस्मत में ये गरीबी और ये गुफा लिखी है तो हम इसे ही अपना स्वर्ग मान लेंगी। हम अपने सास ससुर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे लाख मुसीबतें आए। हम यहीं एडजस्ट करेंगी और इसी परिवार को अपना बनाएंगी। तो मुझ पर भरोसा रख। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। प्रेरणा और नंदिनी धूप में पसीना बहाते हुए बाजार से राशन का झोला लेकर गुफा में लौटती हैं। जैसे वो अंदर आती हैं, उनकी माया पर पड़ती है। माया के बाल एकदम गीले हैं। उसके बालों से महंगे शैम्पू की खुशबू आ रही है। अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू आ रही है दीदी? एकदम किसी बड़े और महंगे शैम्पू जैसी खुशबू है। माया, तुमने कौन सा शैम्पू लगाया? इसकी खुशबू तो एकदम वो महंगे वाले शैम्पू जैसी आ रही है। क्या क्या बकवास कर रही हो भाभी? कौन सी खुशबू? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। वो तो मैंने बाजार से वो 1 रुपए वाली का पाउच मंगाया था ना, बस वही लगाया। शायद जंगल के फूलों की महक होगी। 1 रुपए वाले पाउच में इतनी वीआईपी खुशबू? और माया, तुम नहाकर उस बंद दरवाजे के पीछे से क्यों आ रही हो? वहाँ क्या है? उफ भाभी, अब क्या है? मैं उस घर में नहा भी नहीं सकती शांति से। वहाँ पीछे एक पुराना पानी का गड्ढा है। तुम दोनों का ना जासूसी करने की बहुत गंदी आदत है। जाओ जाकर चूल्हा फूको, मम्मी जी आती ही होंगी। माया वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह की बात है। प्रेरणा उस काम चलाऊ रसोई में राख से पुराने बर्तन मांज रही थी और नंदिनी पास ही झाड़ू लगा रही थी। तभी प्रेरणा को मटके के पीछे छिपा हुआ एक डिब्बा मिलता है। वो जैसे ही उस डिब्बे को ढक्कन खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नंदिनी, इधर आ जल्दी। इसमें क्या है? ये तो एकदम ताजे बड़े बड़े कश्मीरी बादाम है। हम लोग यहाँ सूखी रोटी और प्याज खा खाकर अपने पेट काट रहे हैं और इस घर में बादाम छुपा कर रखे हैं। ओह माय गॉड दीदी, ये तो सच में बहुत टेस्टी और महंगे वाले हैं। ये इस गरीब खाने में क्या कर रहे हैं? दीदी, मैंने मम्मी जी के पास ना कुछ महंगी साड़ियाँ देखी हैं जो कि ना बहुत महंगी आती हैं। नंदनी, मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये गरीबी सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। ये कश्मीरी बादाम, वो महंगी साड़ियाँ और माया के बालों की वो महंगी खुशबू, सब कुछ उस दरवाजे के पीछे से जुड़ा है। हमें वहां अंदर जाकर देखना ही होगा। दोपहर का समय है। अमरीश, कोमोलिका और माया, प्रेम, राज किसी काम से बाजार गए हुए हैं।
प्रेरणा और नंदिनी को लगा कि अब घर में कोई नहीं है। दोनों डरते हुए उस लकड़ी के दरवाजे तक जाती हैं। दीदी क्या हम अंदर जाएं? अगर पकड़े गए तो मम्मी जी हमें इसी गुफा में जिंदा गाड़ देंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत नंदिनी, आज तो इस राज से पर्दा उठकर ही रहेगा। हमें भी तो पता चले कि ये लोग हमें किस नरक में रख रहे हैं और खुद हमसे क्या छुपा रहे हैं। एकदम शांति से आना, आवाज बिल्कुल मत करना। प्रेरणा और नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती हैं और अंदर जाती हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। यह कोई गुफा का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग ही सपनों की दुनिया है। अंदर एक रिजॉर्ट जैसा आलीशान महल बना हुआ है। पूरे घर में लाइटिंग है। बीचों बीच पत्थरों को तराश कर बनाई गई एक बहुत बड़ी और शाही डाइनिंग टेबल है। पास ही शानदार डिजाइनर मखमली सोफे रखे हैं। हे माता रानी दी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है या मेरे सिर पर चोट लग गई है? ये क्या है? ये तो किसी महल से भी बड़ा और सुंदर है। वो देखो, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल और वो सोफे। ये कैसे हो सकता है नंदिनी? बाहर धूल और कंकड़ और अंदर ये जन्नत। वो देखो, वो बाथरूम। वो बाथरूम के अंदर जाती हैं जहां मिट्टी के बेहतरीन डिजाइन वाला एक लग्जरी बाथ टब और मॉडर्न फिटिंग्स लगी है जिसमें महंगे शैम्पू और साबुन रखे हैं। दीदी हमारे साथ ये कैसा भद्दा मजाक हुआ है? हम बाहर उस गीली चटाई पर सो रहे थे, मच्छरों से खुद को कटवा रहे हैं, नंगे पांव खून बहाकर पानी भर रहे हैं और यहाँ अंदर ये सब। मम्मी जी और ससुर जी यहाँ अंदर ऐश कर रहे थे। ये धोखा है नंदिनी, बहुत बड़ा धोखा। ये हमारा आलीशान ससुराल था जिसके हमने सपने देखे थे और हमें गुफा का नाम देकर मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया गया। हमें उस कच्चे हिस्से में रखकर तड़पाया गया है। आज जब ससुर जी आएंगे तो मैं उनसे हर एक आंसू का हिसाब मांगूंगी। कुछ समय बाद पूरा परिवार गुफा में आ जाता है और खुला दरवाजा देखकर हैरान हो जाता है। फिर सारा परिवार अंदर जाता है। ये सब क्या है मम्मी जी? ये कैसा भद्दा मजाक था हमारे साथ? हम वहाँ बाहर उस सीलन और कीचड़ में तड़प रहे थे, रात भर जाकर उन कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों के डर से कांप रहे थे, और आप लोग यहाँ इस महल में रह रहे थे। हमसे ऐसी कौन सी भारी गलती हो गई थी बाबूजी? क्या हमारे मायके की गरीबी हमारा गुनाह थी? जब आपके पास ये आलीशान घर था तो हमें उस कच्चे और धुएं वाले नरक में क्यों झोंक दिया? हमने तो कभी अंबानी बनने के सपने नहीं देखे थे, बस एक पक्की छत और एक कमरे की ख्वाहिश थी। हमारे उन छोटे से सपनों को इस तरह क्यों तोड़ा? देखो मेरे हाथ, लकड़ियां काट काट कर खून निकल आया। नंगे पांव हमने उस पथरीले रास्ते पर चलकर पानी भरा। क्या बहुएं मजदूरी करने के लिए होती हैं? ये कैसा ससुराल है जहां अपनों से ही इतना बड़ा सच छुपाया गया? हमें तो लगा था हमारा नसीब ही फूट गया है। सारे परिवार वालों के चेहरे उतर गए थे। अमरीश दुखी होकर आगे बढ़ता है। शांत हो जाओ मेरी बच्चियों, शांत हो जाओ। तुम्हारे मन का यह दर्द, ये शिकायत 100% सही है, पर इसके पीछे की हमारी मजबूरी भी बहुत बड़ी थी। आज के इस कलयुग में लोग इंसान का दिल नहीं, उसका बैंक बैलेंस और घर का मार्बल देखते हैं। पैसा देखकर यहाँ रिश्ते जुड़ते हैं और पैसा खत्म होते ही लोग कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। हमने ये आलीशान घर और ये सुख सुविधाएं खून पसीने से बनाई हैं बेटा, पर हम डरे हुए थे। आजकल टीवी और अखबारों में देखते हैं ना कैसे नई बहुएं आती और पैसों के लिए घर तोड़ देती हैं। हम ये देखना चाहते थे कि क्या तुम दोनों हमारे बुरे हालात में, उस मिट्टी और धूल में भी हमारा साथ दोगी। कहीं तुम लालची तो नहीं हो? बस इसीलिए हमने ये सब किया। वो बाहरी गुफा तुम दोनों की परीक्षा थी। हम जानना चाहते थे कि क्या मुसीबत आने पर तुम रो धोकर अपने मायके भाग जाओगी या हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहोगी। हम घर के लिए लक्ष्मियां ढूंढ रहे थे जो सिर्फ सुख की नहीं दुख की भी साथी हो। प्रेरणा और नंदिनी ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। बाबूजी, आपका डर अपनी जगह बिल्कुल सही था। आजकल का माहौल ही ऐसा है कि माँ बाप अपने ही बच्चों से डरने लगे हैं। कभी कोई लड़की घर बर्बाद कर देती है तो कभी कोई लड़का। पर हम लालची नहीं है बाबूजी। हमारे बापू ने हमें गरीबी में जीना सिखाया है, पर किसी का हक छीनना नहीं। मम्मी जी, अगर ये आलीशान महल नहीं भी होता ना और वो गुफा ही हमारा असली घर होता, तब भी हम आपको छोड़कर नहीं जाते। हम उसी में एडजस्ट कर लेते। पर सच कहूँ तो मेरी तो जान में जान आ गई ये देखकर कि हमारा गुफा वाला ससुराल अंदर से इतना शानदार है। अब कम से कम रात को सांपों का डर तो नहीं सताएगा। मुझे माफ कर दो भाभियों, मैंने तुम लोगों को बहुत ताने मारे, पर मुझे भी मम्मी जी ने सख्त एक्टिंग करने को बोला था। कोई बात नहीं माया, लेकिन कसम से तुम्हारी वो खतरनाक नंद वाली एक्टिंग ना एकदम अर्जुन कपूर जैसी थी, मतलब फुल टू फ्लॉप। मुझे तो उसी दिन समझ आ गया था कि यहाँ कोई घपला चल रहा है। खैर वो सब छोड़, अब चुपचाप ये बता दे कि उस दिन 1 रुपए के पाउच के नाम पर कौन सा VIP शैम्पू लगाया था तूने? ठीक है भाभी, मैं बता दूंगी, आप चलो मेरे साथ। आज से तुम्हारी परीक्षा खत्म। तुमने साबित कर दिया कि तुम दोनों सच में सोने की मूरत हो। अब कोई छुपा छुपी नहीं है। आज से ये पूरा घर, ये सुख सुविधाएं सब तुम्हारी हैं। प्रेरणा और नंदिनी अगले दिन किचन में जाती हैं जो कि बहुत बड़ी थी और वहां पर सब कुछ था। दोनों मिलकर वहां पर खाना बनाती हैं। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है।
कहाँ मैं कल उस धुएं में अपनी आंखें फोड़ रही थी और कहाँ आज ये एकदम अनुपमा वाले किचन में खाना बना रही हूँ। सच